रेजोनेंस इन LCR सर्किट लिखो, रेजोनेंस इन LCR सर्किट। ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग एक बार मतलब पढ़ा चुके थे, अपने ऐप को स्टॉप कर लिए थे। जब XL इक्वल्स टू XC होगा उस केस को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। नहीं, उसी को हम यहाँ पे फिर से आगे बढ़ाएंगे। ये कैसा सर्किट होगी? LCR। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि L पहले रखेंगे, कोई किधर भी रख सकता है, ठीक ना। बस ये तीनों चीज कनेक्टेड होना चाहिए। इंडक्टर होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, ठीक ना। और किस तरह कनेक्टेड होना चाहिए? पैरेलल या सीरीज में? सीरीज में, ठीक ना। यह एक LCR सर्किट हो गया, ठीक ना। यहाँ पे इसका इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C और इसका रेजिस्टेंस R। और करंट का इक्वेशन था कितना? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ठीक ना। यह है तुम्हारा करंट, लेकिन कैसा वैल्यू? इंस्टेंट, ठीक है। फिगर बना के ये लिखो। नहीं, बीच में गैप अप नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सिर्फ हम दूसरा सब चीज़ पढ़ेंगे इसमें। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, वो आगे पीछे लिख दो। तीनों चीज़ होना चाहिए इसमें, ठीक ना। और सीरीज में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि L पहले लिखें तो पहले L होगा, ठीक है। हम R को भी पहले रख सकते हैं, C को भी पहले रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर बुक में तो पहले R होता है, RLC। अब when XL इक्वल्स टू कितना? XC। XL इक्वल्स टू XC होगा तो देयरफॉर Z का फार्मूला क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL इक्वल्स टू XC है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर XL माइनस XC कितना होगा? 0। देयरफॉर Z इक्वल्स टू R स्क्वायर, और इसके प्लेस पे कितना पुट करेंगे? 0। R स्क्वायर बचेगा, देयरफॉर Z इक्वल्स टू R, ठीक ना। हाँ लिखो। It is case of resonance. It is case of क्या कहलाता है? रेजोनेंस। Z इक्वल्स टू R, ठीक ना।
अब यहाँ पे देखो सिंस एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, आई नॉट एक्सएल इक्वल्स टू आई नॉट एक्सी होगा। आई नॉट इंटू एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, बी एल, इसको बी सी। मतलब जब रेजोनेंस का केस होगा तो एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, बी एल इक्वल्स टू बी सी भी होगा, ठीक ना। ये सब रिजल्ट याद रखते जाना, बहुत सारे रिजल्ट है, ये भी लिखो। बहुत सारा कॉन्सिक्वेंस इसके अंदर होता है, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस को याद रखना है, ठीक ना। मतलब जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी होगा तो बी एल इक्वल्स टू बी सी भी होगा। ये पिक करंट ओवर किसका, इंडक्टर, और पिक करंट ओवर करंट बोलते हैं पोटेंशियल। पिक वोल्टेज है किसका, इसका इंडक्टर का, और पिक वोल्टेज है कैपेसिटर का। लिखा है, वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू आर। लेकिन यहाँ पे आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड को। देयरफॉर वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड। वैसे वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड पढ़ चुके हैं, यही होता है, ठीक ना। तो ये जेड लिखेंगे चूंकि यहाँ पे जेड, आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई कितना, जेड, बट जेड बराबर कितना है, आर है। ऑल्सो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई कितना, जेड। इस केस में हम निकाल चुके हैं जेड इक्वल्स टू कितना है, आर। रेजोनेंस के केस में जेड और आर क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड, जेड की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर। ठीक है, लिखो। फिर देखो सिंस फाई, जिसको बोलते हैं क्या चीज, फेज डिफरेंस, एन फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बाय आर होता है। लेकिन यहाँ पे एक्स एल और एक्स सी क्या है, इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो बाय आर। जीरो बाय आर चूंकि ऊपर में जीरो इसलिए होगा कि एक्स एल बराबर कितना है, एक्स सी, तो जीरो बाय आर कितना हो जाएगा, जीरो। तो टेन फाई जीरो, मतलब टेन कितना डिग्री जीरो होता है, जीरो डिग्री। तो फाइव बराबर कितना, जीरो डिग्री। ठीक है, लिखो। मतलब जब रेजोनेंस का केस होगा तो फेज डिफरेंस कितना डिग्री होगा, जीरो डिग्री, ठीक ना। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस याद रखना है। लिखे।
फेजर डायग्राम, ये अगर हम इधर रखते हैं आई नॉट, इधर एक्सएल, नीचे एक्सी है, एक्सएल एक्सी दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। तो अगर तीनों का अगर हम जेड जेड बराबर जो होता है, देयरफॉर यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना, और देख चुके हैं, मतलब ये अगर हम जानते हैं जेड ये तीनों का रिजल्टेंट होता है, फेजर रिजल्टेंट, लेकिन मैदान में सिर्फ बचा कौन, आर, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इधर, हाँ इधर जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आर को, ये एक्सएल हो गया, ये एक्सी हो गया, ये क्या हो गया आर, और ये दोनों का रिजल्टेंट चूंकि क्या हो गया 0, और तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है वी नॉट, तो ये खत्म बचा यही ना, तो यहाँ पे आर ये एक्चुअल में अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, नहीं 20 नहीं करते हैं, ये पिक है ना, ये भी तो पिक है ना, ये भी पिक है ना, तो सबका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, मतलब सबका रिजल्टेंट जो मिलता है वो पिक वोल्टेज मिलता है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं, तो अल्टीमेटली बोलो ये खत्म हो, ये मर गया, ये मर गया, डोमिनेट कौन कर रहा है, हाँ, देखो आर इज डोमिनेट इन सर्किट, पूरे सर्किट में डोमिनेट कौन कर रहा है आप, तो पूरे सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव, कैपेसिटिव या रेजिस्टिव, हाँ तो देयरफॉर नेचर ऑफ सर्किट इज कैसा, रेजिस्टिव, मतलब जब रेजोनेंस का केस होगा तो पूरे सर्किट का नेचर कैसा होगा, रेजिस्टिव होगा, ठीक ना, लिखो, नहीं डेफिनेशन नहीं है कुछ रेजोनेंस का, रेजोनेंस एक केस है एलसीआर का, सर्किट का नेचर कैसा हो गया, रेसिस्टिव, सर्किट का नेचर अगर रेसिस्टिव हो गया तो करंट और रजिस्ट सॉरी पोटेंशियल का फेज क्या होगा, अलग होगा या सेम होगा, सेम होगा, तो देयरफॉर आई बराबर हम लोग शुरू में मान लिए थे आई बराबर साइन आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो देयरफॉर भी का इक्वेशन हो जाएगा वी नॉट साइन, जिसका फेज ओमेगा टी है तो इसका भी फेज क्या होगा ओमेगा टी, ठीक ना, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और वी नॉट बराबर आई नॉट इंटू, लीड लग कह के लिए करेगा, एक ही लाइन में ना होगा, ठीक ना, उसी के फेज में होगा, जब एक ही फेज में होगा करंट के फेज में तो लीड कैसे करेगा, ठीक ना, लिखो that is I and V
आर इन सेम फेज। फेज डिफरेंस फाइव 0 डिग्री पहले निकाल चुके थे, तो लीड करेगा। लीड करने के लिए कुछ वैल्यू होना चाहिए ना उसका। लीड करने के लिए फाइव ही यहाँ पर 0 हो गया, तो यहाँ पे लीड करेगा ना लैग करेगा, उसी के फेज में होगा। ठीक है, मिटा है। अब देखो, अब और भी बहुत इंफॉर्मेशन। सिंस z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है, बट हियर एक्सएल माइनस एक्सी कितना है, 0 है। ये चीज मतलब z का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम बोलते हैं, z का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब z का वैल्यू जानते हैं, r तो चेंज करेगा नहीं, रेजिस्टेंस अगर सर्किट में लगा दिए हैं तो वो तो उतना ही रहेगा, ठीक ना। चेंज यहाँ पे मतलब कौन कर रहा है, ये दोनों, मतलब इस दोनों से अगर ये मान लो मतलब इस तरह से कर रहा है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तभी ना इक्वल होगा, और कट के 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ये चीज 0 हो जाए, ठीक ना, ये तो 0 होने वाला नहीं है, फिक्स है। ये चीज 0 हो जाए तो z का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, नहीं होगा। कुछ भी अगर निगेटिव भी होगा ये तो स्क्वायर होने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें कुछ ऐड होगा, वैल्यू आर से मतलब बड़ा होगा। लेकिन अगर ये 0 हो जाएगा तो उस केस में आर जेड का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। देयरफॉर जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू आर इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका z। देयरफॉर z मिनिमम आर, कोई दिक्कत। देयरफॉर इन रेजोनेंस the impedance of circuit is कैसा, रेजोनेंस के केस में इम्पीडेंस पूरे सर्किट का क्या होगा, हाँ, इज मिनिमम। लिख लो, जब रेजोनेंस का केस होगा तो इम्पीडेंस मिनिमम होगा पूरे सर्किट का, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम तो वो पता ही नहीं चलेगा, मैक्सिमम नहीं होता है।
इम्पिडेंस के केस में, सॉरी रेजोनेंस के केस में इम्पिडेंस क्या होगा, मिनिमम, या इम्पिडेंस मिनिमम होगा तो सर्किट का प्रॉपर्टी कैसा होगा, रेजोनेंस। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, V नोट बराबर आई नोट इंटू जेड लिखा है, आई नोट बराबर V नोट बाई कितना, जेड होगा। बट इफ, बट इन रेजोनेंस, जब हमारे पास सर्किट LCR कैसा होगा, रेजोनेंस, तो जेड का कैसा वैल्यू होगा, देख चुके हैं, मिनिमम। यहाँ जो जेड डिवाइड होने वाला नंबर है वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। ठीक ना। तो देयरफॉर अब V नॉट, मान लो V नॉट ऊपर फिक्स है और जेड का बहुत सारा वैल्यू है, जेड का वैल्यू है 10 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है और लास्ट में 1 है। तो अगर हम V नॉट को जेड से 10 से डिवाइड करेंगे एक आंसर आएगा, सबसे करेंगे। किस केस में ये इसको डिवाइड करेंगे, मतलब V नॉट बाई जेड का किस केस में आंसर मैक्सिमम होगा, कब डिवाइड करेंगे, 1 से, सबसे छोटा नंबर से। तो यहाँ पे V नॉट ऊपर में फिक्स है और इसको जेड से डिवाइड किया गया है। तो अगर मान लो रेजोनेंस नहीं रहा, LCR नॉर्मल LCR सर्किट रहा, तो कोई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो निकलेगा इस फॉर्मूला से, डिवाइड करेंगे तो आई नॉट का पिक करंट मिलेगा। लेकिन जब रेजोनेंस होगा तो उस केस में जो जेड का वैल्यू डिवाइड होगा वो जेड का कैसा वैल्यू होगा, तो इस ये आंसर ओवरऑल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मतलब पिक करंट क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस के केस में जो करंट का पिक वैल्यू होगा वो LCR का मैक्सिमम होगा, नहीं होगा। तो देयरफॉर आई नॉट V नॉट बाय जेड मिनिमम इक्वल्स टू आई नॉट मैक्सिमम। मतलब जब रेजोनेंस का केस होगा तो जेड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जेड मिनिमम में, और आई नॉट बराबर V नॉट बाय जेड मिनिमम, यानी कि ये जो आंसर आएगा आई नॉट वो कैसा वैल्यू होगा, मैक्सिमम। समझ में आया। ठीक है। तो देयरफॉर इन रेजोनेंस आई नॉट मतलब पिक करंट है ना, इज कैसा, इम्पिडेंस मिनिमम, पिक करंट मैक्सिमम। लिखो, याद रखना है सब। ठीक है। पिक करंट, IRMS आई नॉट बाय √2
पढ़ें आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू इन द केस ऑफ रेजोनेंस। जब मेरा एलसीआर सर्किट किस नेचर का होगा? रेजोनेंस नेचर का। आई नॉट बराबर आई नॉट मैक्सिमम, आई नॉट का जो वैल्यू होगा वो आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक ना। देयरफॉर आई नॉट बाय रूट टू मतलब आई आर एम एस आई नॉट मैक्स। पहले मान लो आई नॉट का कोई आलतू फालतू वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर देते, नीचे फिक्स था, मान लो 10 से डिवाइड कर रहे थे रूट टू को, फिर 20 से डिवाइड कर रहे थे। अब क्या हो गया कि आई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू 100 मिल गया, उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो आंसर उस केस का क्या होगा? सबसे छोटा या सबसे बड़ा? सबसे बड़ा होगा, मतलब आई आर एम एस इस केस में आई आर एम एस का मैक्सिमम वैल्यू होगा। नहीं, एलसीआर सर्किट में और केस में अगर हम आई आर एम एस निकालेंगे तो वो ठीक ठाक नॉर्मल वैल्यू होगा, लेकिन जब रेजोनेंस का केस होगा तो आई आर एम एस का वैल्यू सारे आई आर एम एस के वैल्यू में कैसा होगा? मिनिमम वाला या मैक्सिमम? आई आर एम एस मैक्स लिख लो, समझ रहे हो ना। लिख लो इन द केस ऑफ रेजोनेंस आई आर एम एस इज मैक्सिमम, जैसे ये दोनों केस लिखे हैं। लिखे? सिंस एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, एंड एक्स सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी, बट ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई न्यू और 2 पाई एफ। कभी कभी फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी केस में एफ से करते हैं, ठीक ना। इफ द इन द केस ऑफ रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा तो एक्सएल बराबर कितना? एक्ससी, ठीक ना। एक्सएल को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा एल। देयरफॉर ओमेगा एल और एक्ससी को हटा के क्या लिख सकते हैं? 1 बाय ओमेगा सी। ये इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर
एल सी बराबर कितना 1, ओमेगा बराबर 1 बाय एल सी, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एल सी, स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा 1 बाय एल सी रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, नीचे 1 बाय एल सी लिखो, ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट एल सी। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ कब लगेगा, जब कौन सा केस होगा, रेजोनेंस। हाँ सब बुक में दिया हुआ है, डेरिवेशन नहीं है इसके, न्यूमेरिकल पूछता है, ऐसे पूछता है इससे कुछ भी। लिखे, अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, ओमेगा के प्लेस पे 2 पाई इंटू न्यू बराबर 1 बाय अंडर रूट एल सी। 2 पाई इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, बोलो, देयरफॉर न्यू बराबर 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी। कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी इस केस में जब एक्सएल इक्वल्स टू क्या चीज को कहा जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन आता है, मतलब एग्जाम में कुछ वैल्यू दे देगा डाटा और बोलेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन बन पाएंगे। इसमें आ रहा है ना फ्रेम में, in the case of resonance v equals to v naught। रेजोनेंस के केस में स्पेशली इसको एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब न्यू को न्यू नॉट और ओमेगा को ओमेगा नॉट। तो ये फार्मूला मेरे पास नहीं, ये जब लिखेंगे ना तो समझ आना ये रेजोनेंस का केस है, ठीक ना। ग्राफ में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। मतलब v बराबर v नॉट, म्यू बराबर म्यू नॉट
ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट तब होगा जब एक्स एल इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स सी होगा। खाली लिख लो ना, ज़्यादा कुछ उस पर सोचना नहीं है। ठीक है, पावर पी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ठीक है, हाँ एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, फॉर्मूला डिराइव करके बताए हैं नहीं। वी आर एम एस वी नॉट बाय रूट टू, आई आर एम एस आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव। ठीक ना, चलो वी आर एम एस आई नॉट इंटू जेड लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड अभी बाय रूट टू इंटू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस फाइव। ठीक ना, आई नॉट इंटू आई नॉट कितना, आई नॉट का स्क्वायर बाय रूट टू टू जेड इंटू कॉस फाइव। ये पी का वैल्यू हो गया, पी एवरेज का। ठीक ना, चलो अब इन केस ऑफ रेजोनेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस हाँ एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी एंड जेड इक्वल्स टू आर निकाल चुके हैं, और आर बदलने वाला नहीं है। ठीक ना, जेड इक्वल्स टू आर और आई नॉट इक्वल्स टू आई मैक्स। आई नॉट जो इस केस में होता है वो कैसा मैक्सिमम बोलो वैल्यू होता है, आई नॉट मैक्स होता है। ठीक है, अब देखो देयरफॉर पी किस केस का, पी पावर आई नॉट मैक्सिमम का क्या चीज स्क्वायर जेड की जगह पे कितना आर कॉस फाइव कॉस 0 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस फाइव कॉस 0 डिग्री कितना 1 बाय कितना 2। कोई दिक्कत, कॉस फाइव का जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है कैसा, मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम। आई नॉट का जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है कैसा, मैक्सिमम। आर तो चेंज करने वाला है नहीं, तो ये जो पावर का वैल्यू मिलेगा कैसा मिलेगा, 2 देखो नीचे फिक्स है चेंज नहीं करेगा, जेड आर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये भी फिक्स है नहीं मिलेगा। कॉस फाइव हाफ भी हो सकता था, ठीक ना, 1/√2 भी हो सकता था, लेकिन इसका जो वैल्यू मिला मैक्सिमम मिला, तो आंसर को तो ये एनहेंस कर देगा। और रहा सहा का सर पूरा कर दिया कौन, आई नॉट, ये भी अपना मैक्सिमम वैल्यू दे दिया, तो ऊपर सब चीज क्या है मैक्सिमम है, तो ओवरऑल पी का जो वैल्यू मिलेगा कैसा होगा मैक्सिमम। ठीक ना, तो देयरफॉर पी बराबर आई नॉट मिनिमम नहीं होगा, मैक्सिमम स्क्वायर आर बाय कितना 2 बराबर पी मैक्स। ठीक है, लिखो इस केस में जो पावर का वैल्यू मिलेगा रेजोनेंस के केस में, वो पावर का कैसा वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा, याद रखना है रेजोनेंस के केस में।
बहुत चीज़ यहाँ पे मैक्सिमम है, एक चीज़ मिनिमम है, बाकी सब मैक्सिमम ही निकला है। नहीं, सिर्फ इम्पिडेंस मिनिमम था, पीक करंट मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, और क्या चीज़ मैक्सिमम निकला था? दो ही चीज़। वो उसका दूसरा फार्मूला लिखते हैं देखो ना अभी। ये फार्मूला याद नहीं है? फार्मूला तो वही होगा, हम जानते हैं। इस केस में सिर्फ इसलिए हम इसको लिखे हैं कि पी को हम कह सकें कैसा वैल्यू है, मैक्सिमम। पता चल गया रेजोनेंस के केस में जो पावर का आंसर आएगा मैक्सिमम होगा। फार्मूला वही पुट करेंगे, आई नॉट स्क्वायर बाय आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2, ठीक ना। और ये जानते हैं आई नॉट बाय आर, इसको हम यहाँ पे पी बराबर आई नॉट बाय 2 को √2 इसका होल स्क्वायर, और बाहर में क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं, बोलो। आई नॉट बाय √2 आई आर एम एस, नहीं तो P बराबर आई आर एम एस स्क्वायर आर, ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं शायद। P बराबर आई आर एम एस स्क्वायर आर, और यहाँ पे जो आई आर एम एस होगा वो कैसा वैल्यू होगा? रेजोनेंस का केस है, मैक्सिमम होगा, ठीक ना। पावर का फार्मूला जो डाटा दिया रहेगा वो यूज करेंगे, ठीक ना। पावर का बहुत सारा फार्मूला है, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। मतलब पावर का फार्मूला भी आर एम एस आर आई आर एम एस कॉस फाई, जो डाटा जैसा रहेगा वैसा यूज करेंगे। ये हम सिर्फ यहाँ पे इसलिए पढ़ाए हैं इतना दूर तक, ताकि हमको पता चल गया कि इस केस में पी क्या होगा, मैक्सिमम। नहीं तो मेरे पास पावर का सिंपल फार्मूला है जो हर केस का है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू क्या चीज, अरे होल में डाल के स्क्वायर कर दिया, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 मिल जाएगा। ऊपर आई नॉट का स्क्वायर होगा, बगल में आर, ताकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस और इस पर स्क्वायर लगा है, ठीक है, लिख लो। पिक करंट मैक्सिमम होगा, पावर मैक्सिमम होगा, आई आर एम एस मैक्सिमम होगा, इम्पिडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। किस केस में? रेजोनेंस के केस में, ठीक ना। एक चीज़ बताया इसमें, ट्रांसफार्मर और एलसी ऑसिलेशन है कि नहीं है देखना पड़ेगा हमको। पावर फैक्टर तो पढ़ा दिए हैं, कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, लिखा देंगे, सिर्फ उस दिन लिखा ही नहीं था। एलसी ऑसिलेशन देखना पड़ेगा। चलो कुछ ग्राफ है, ग्राफ को देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक ना। मिटा इसको, ग्राफ्स। पहला म्यू वर्सेस एक्सएल एक्सी आर, पहला ग्राफ फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एक्सएल एक्सी एक्स आर, ठीक ना। हाँ, और केस है एक्सएल इक्वल टू कितना, मतलब रेजोनेंस, इट इज रेजोनेंस, लिखो।
न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक ना। इस पे ले लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, और इस पे ले लेते हैं हम भी एक्सएल एक्सी, भी एक्सएल सॉरी एक्सएल एक्सी आर, तीनों क्या रेजिस्टेंस है, ठीक ना। इस पे हम ले लेते हैं आर। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, एक्सएल बराबर 2 पाई ओमेगा एल होता है। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है ना, तो ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखते हैं ना, तो एक्सएल बराबर 2 पाई न्यू एल। तो देयरफॉर कह सकते हैं एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, न्यू होगा। एक्स सी बराबर 1/2 पाई न्यू सी। इस बार न्यू कहाँ है, नीचे, देयरफॉर एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिख सकते हैं। मतलब इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एक्सएल भी क्या होगा, बढ़ेगा। और कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्क्वायर स्क्वायर तो है नहीं। ये ग्राफ हो गया तुम्हारा न्यू वर्सेस एक्सएल का। कोई दिक्कत, आर तो आर का कोई लेना देना है बोलो। आर इस केस में जानते हैं क्या होता है, आर इक्वल्स टू जे, आर कांस्टेंट होता है, तो आर तो पैरेलल लाइन होगा। फिर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा मतलब ऊपर से कहीं आएगा बहुत ज्यादा वैल्यू से, इधर बढ़ाएंगे तो ये नीचे जाएगा ग्राफ। ये ग्राफ हो गया किसका, एक्सी का। और आर कहीं पर पैरेलल बना देते हैं, ये किसका हो गया, हाँ आर ऊपर नीचे कहीं हो सकता है, ठीक ना। आर तो कहीं कांस्टेंट ही ना होगा, तो दिया जाएगा तो वो, इससे कोई लेना देना है आर को, नहीं है। अब देखो एक पॉइंट जहां पर ये इस हाइट पे, अगर इस हाइट पे पूछेंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दिए इधर, इस हाइट पे ये किसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक्सएल के भी और एक्सी को भी। दोनों का वैल्यू क्या है, सेम या डिफरेंट, सेम है। तो जहां पे एक्सएल और एक्सी कट रहा है, जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ कट रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सएल और एक्सी क्या होगा, इक्वल होगा। तो जहां पे एक्सएल एक्सी इक्वल होता है वहां पे फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट को, ठीक ना। मतलब यहाँ पर ये जो कट रहा है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, वी नॉट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। ओमेगा नॉट को लेना देना नहीं है, ओमेगा नॉट भी लिख सकते हैं, वहां पर भी होता है, ठीक ना। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किसको रखे हैं, ओमेगा को तो रखे नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही ग्राफ एक्सी और एक्सएल का कर्व एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, बना लो। एग्जाम में क्या करता है, ग्राफ दे देता है, बोल देता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों एक्सएल एक्सी का है वहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। लिखेंगे बी का वैल्यू जो होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यू का वैल्यू, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
ठीक ना। एक नंबर में पूछ देता है, नहीं निकालने नहीं देता, पूछ देता है कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ, जेड वर्सेस न्यू, केस है एक्सएल बराबर एक्ससी, मतलब रेजोनेंस का केस है, ठीक ना। जो भी ग्राफ बनाएंगे रेजोनेंस के केस का, ठीक है। जेड हो गया इम्पीडेंस, अब देखो सिंस जेड बराबर होता है आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। एक मिनट, आर स्क्वायर एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू एल, नहीं, और एक्स सी को 1/2 पाई न्यू सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमको ग्राफ में जेड का किसके रिस्पेक्ट में, तो न्यू को इसमें दिखाना पड़ेगा तब ना ग्राफ को एनालिसिस करेंगे ग्राफ का। अब देखो इस पे ले लिए न्यू, इस पे ले लिए क्या चीज जेड, ठीक ना। अगर फ्रीक्वेंसी, अब देखो यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी को बहुत बढ़ाते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू देते हैं, इधर जाके तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो ये वाला वैल्यू बढ़ेगा लेकिन ये घटेगा, मतलब ये बढ़ेगा ये घटेगा, मतलब ये 10,000 हो गया तो ये 1 हो गया, मान लो 10,000 हो गया तो ये 1 हो गया, ठीक ना। तो 10,000 माइनस 1 उसका स्क्वायर होगा, तो ये अल्टीमेटली बहुत बड़ा होगा। उल्टा हम इधर आएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा, तो ये घटेगा तो ये तो घटेगा लेकिन ये फिर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, जैसे 1/0.0001, 1/00.12 पर 10,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये इधर आएगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, ये घटेगा तो ठीक है, बहुत छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर छोटा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर से बहुत बड़ा, मतलब ये 10,000 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो फिर से -9,999, तो फिर से जेड बहुत बड़ा होगा। मतलब अगर हम पीछे आ रहे हैं तब भी जेड बड़ा, आगे जा रहे हैं तब भी जेड बड़ा, अरे माइनस लेकिन होना है स्क्वायर ना, 9,999 का क्या होना है, स्क्वायर, समझ रहे हो ना, तो दिक्कत, समझ रहे हो ना, बुक में सीधा बना देता है। मतलब हम इधर भी जाएंगे तब भी जेड बहुत बड़ा होगा, पीछे भी आएंगे तो जेड बहुत बड़ा होगा, मतलब बीच में कहीं जेड सबसे छोटा होगा, यह ना कंक्लूजन निकला। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे देखो, इधर जा रहे हैं तो जेड बहुत ऊपर, इधर जा रहे हैं तब भी जेड बहुत ऊपर, बीच में एकदम यहाँ पे आके जेड का सबसे छोटा वैल्यू, जेड का सबसे छोटा वैल्यू कहाँ पे होता है, जब एक्सएल बराबर एक्स सी पढ़ाए हैं, और जब यहाँ पे होगा जेड का सबसे छोटा वैल्यू
और सबसे छोटा वैल्यू जहाँ पे एक्सएल बराबर एक्सी होता है तो किसका हो गया, रेजोनेंस का केस। और ये जेड का सबसे छोटा वैल्यू वहां पर होगा जहाँ पे भी बराबर भी नॉट। समझ गए, बनाओ ग्राफ। ग्राफ देता है एग्जाम में, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन में पूछता है ये सब, ठीक ना। मैंने एक ही वो ग्राफ दिया है। समझे। तीसरा आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी लिखो। रेजोनेंस का केस का ही ग्राफ बना रहे, ठीक है। अब देखो आई नॉट बराबर वी नॉट बाय कितना, जेड। पढ़ा है फार्मूला। देखो इधर जाएंगे, मेरे इसी ग्राफ से इसका ग्राफ बनेगा। इधर जा रहे हैं तो भी जेड क्या हो रहा है, बहुत बड़ा। जेड अगर बड़ा होगा, ऊपर में कोई भी नॉट का वैल्यू है, तो आंसर क्या होगा, छोटा होगा। इधर भी जाएंगे तो जेड बहुत बड़ा, फिर से आई नॉट क्या, छोटा। और यहाँ पर जेड का वैल्यू सबसे छोटा, तो आई नॉट का वैल्यू सबसे बड़ा। बताए थे यहाँ पर ये कौन सा केस हो जाएगा, रेजोनेंस का। रेजोनेंस का जब केस होता है तो पीक वोल्टेज, पीक करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ग्राफ क्या होगा यहाँ पर, ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा सबसे, इधर भी ऊपर से नीचे जाएगा नहीं, इधर भी नीचे होगा, इधर भी नीचे होगा, बीच में सबसे ऊपर होगा, नहीं होगा। जेड यहाँ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा से डिवाइड करेंगे, आंसर छोटा। इधर भी जेड क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर कम करेंगे तो इधर भी जेड बहुत बड़ा है। नहीं, इधर जाएंगे फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट बनाना है ना, तो इधर अगर हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जेड बहुत बड़ा होगा, ये क्या होगा, छोटा होगा। पीछे भी जाएंगे तो जेड बहुत बड़ा होगा, तो आई नॉट क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन बीच में फ्रीक्वेंसी जहाँ पे बी नॉट होगा वहाँ पे जेड सबसे छोटा होगा, आई नॉट सबसे बड़ा होगा। तो ग्राफ बनेगा ऐसे, ये भी बराबर, सॉरी म्यू नॉट, कोई दिक्कत। यहाँ पे करंट देखो क्या है, एकदम पिक है, बनाओ। ठीक है, एक लास्ट ग्राफ मिटा दे इसको। चौथा पी पावर वर्सेस न्यू, ठीक है, पावर का फ्रीक्वेंसी के रिलेटिव।
ग्राफ बनाएंगे। P बराबर फार्मूला निकाले थे आई नॉट स्क्वायर बाय 2 R, ठीक ना। हर ग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड है समझने के लिए। ऐसे अकेला बनाएंगे तो कहोगे कि सर कैसे हुआ, देखो उसका ग्राफ नहीं मिटा है, इसी का ग्राफ से इसका ग्राफ बना देंगे, क्योंकि इसमें किसका काम है, आई नॉट का, उसका ग्राफ बना के रखे हैं और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट बनाना है। तो चलो इधर बराबर, अगर हम इधर जाएंगे तो करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, करंट घट रहा है तो ये ऊपर में है, तो आंसर क्या होगा, बड़ा कि छोटा, छोटा ना होगा, डिवाइड नहीं कर रहे हैं, डिवाइड नहीं कर रहे हैं। इधर भी आएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगा लेकिन करंट फिर से क्या है, छोटा है, तो फिर से ये आंसर क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन बीच में जब फ्रीक्वेंसी होगा तो करंट बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा का स्क्वायर होगा तो ये रिलेटिवली क्या होगा, बड़ा होगा। कोई दिक्कत? तो इधर ये छोटा तो ये भी छोटा, मतलब ये नीचे होगा, इधर भी ये नीचे होगा, बीच में क्या होगा, पिक पे होगा, जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पे v बराबर न्यू नॉट बना लो। हाँ तो कर्व ही होगा, स्ट्रेट लाइन तो होगा ना क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, यही था रेजोनेंस तुम्हारा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन और थोड़ा सा वही रेडियो वाला फ्रीक्वेंसी सब बताना है, ट्यूनिंग जो रेडियो का नहीं करते हैं, रेडियो को बजाता ही नहीं, क्या दे दिया पता नहीं रेडियो का ट्यूनिंग वो समझाना है, में होगा तब ना। दिया, थोड़ा सा बता देंगे, कल बता देंगे, रहने दो। निकालो मैथ निकालो, और इसको भी ख़त्म ही कर देते हैं।